जी मैम स्टार्ट करने। अस्सलाम वालेकुम। You all know that I am Mariam Nushin. आज हमारा पब्लिक स्पीकिंग का 5वां लेक्चर है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग मुझे बताएं कि आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। काइंडली आप अपने चैट बॉक्स को एक्टिव कर दीजिए और वहाँ पे टाइप कीजिए जो आज हमारा टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काइंडली चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मॉडर्न एलिमेंट्स 7 मॉडर्न एलिमेंट्स जो है ना वो 5 मेन है, लेकिन 7 जो है उन पे फोकस किया जाता है। मेन 5 है हमारे पास मॉडर्न एलिमेंट्स जिन पे हमारा पब्लिक स्पीकिंग जो है वो बेस करता है। तो आप लोग एक्टिव रहें। आप लोगों के ख्याल में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पब्लिक स्पीकिंग के दौरान इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? कौन से ऐसे एलिमेंट हैं? तो सबसे पहले तो स्पीकर खुद है कि वो किस तरह की ओपनिंग करता है, वो किस तरह से अपनी स्पीच को ओपन करता है अपनी ऑडियंस के सामने, कौन से स्टाइल को अडॉप्ट करता है, सेकेंडली हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले क्या बात मैंने कही, सबसे पहले ये है कि स्पीकर जो है वो किस तरह से ओपन करेगा, किस स्टाइल से। अगर तो वो स्टोरी टेलर है, डिफरेंट टाइप्स हैं कि स्पीकर्स डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए अपनी स्पीच को ओपन करते हैं। तो स्टोरी टेलर्स सबसे पहले स्टोरी को लेके आते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो लाफ्टर को लेके आते हैं, ह्यूमर को लेके आते हैं कि कोई जोक क्रैक कर देंगे। कुछ लोग अजीब सा कुछ करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ अजीब सा करते हैं कि ऑडियंस जो है वो इतनी इन्वॉल्व हो जाती है कि ऑडियंस कहती है कि कुछ होने वाला है। ऑडियंस को क्यूरियोसिटी होती है कि क्या ऐसा होने वाला है आज, कि हमें वो जो एंड रिजल्ट है उस तक ऑडियंस जाने के लिए स्पीकर के साथ जुड़ के रहते हैं। तो ये सारे स्पीकर के स्टाइल के अंदर आ जाता है। या जो एक और मेथड है कनेक्ट करने का, वो ये है कि स्पीकर अपने साथ ऑडियंस को कनेक्ट इस तरह से भी रख सकता है कि वो क्वेश्चन ड्रॉप करे और वो कहे कि मुझे आप आंसर करें इसका, जिस तरह से मैंने आप लोगों को अभी कहा। लेकिन काइंडली थोड़ा सा एक्टिव रहे ताकि हमें मजा आए, आपको भी मजा आए सुनने में और मुझे भी आपको बताने में मजा आए। तो ये चीजें मैटर करती हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पहले 10 सेकंड के, जो पहले 10 सेकंड है उसके अंदर स्पीकर अपनी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो ऑडियंस के आगे रख देता है, जिसकी वजह से ऑडियंस उसके साथ अटैच रहती है। अब आप यहाँ पे एक और चीज भी नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज स्पीकर बोल रहा है उसमें वो ऑनेस्ट हो, जो भी चीज डिलीवर करे, जो भी कंटेंट डिलीवर करे वो बिल्कुल सच्चा हो, उसमें किसी भी चीज का शको शुबा ना हो। अगर वो कोई रेफरेंस देता है तो वो रेफरेंस ठीक हो, ठीक है, उसकी एक क्रेडिबिलिटी हो, स्पीकर की अपनी एक क्रेडिबिलिटी हो। पहला तो आपके पास जो एलिमेंट है वो स्पीकर इटसेल्फ है। सेकंड जो आपके पास एलिमेंट है वो है मैसेज। वो मैसेज जो स्पीकर डिलीवर कर रहा है उसका मैसेज का स्ट्रक्चर क्या है। क्या स्पीकर मैसेज, जैसे एक टाइटल है, आप टाइटल को किस तरह से ओपन करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर किस तरह से है कि आपने उसका इंट्रोडक्शन करवाया, उसके बाद आप फॉर एग्जांपल उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स कोट करनी है तो आप वो करेंगे, उससे रिलेटेड कोई स्टोरी है तो आप वो उसके अंदर ऐड अप करेंगे, देन आप समराइज करेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है फुल फ्लैज। तो क्या वो इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाता है मैसेज के अंदर। और कंटेंट जो है वो रिलेटेबल है या नहीं, आपके टॉपिक के साथ वो रिलेट कर रहा है या नहीं, उसमें जो एग्जांपल्स कोट की गई हैं या जो स्टोरीज उसके अंदर ऐड की गई हैं वो आपके टॉपिक के साथ रिलेट करती हैं या नहीं करती, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो हम बात करते हैं, थर्ड एलिमेंट हमारे पास आता है ऑडियंस। ऑडियंस कैसी है, तो आपका क्या ख्याल है कैसी ऑडियंस होनी चाहिए? आप बीइंग अ स्पीकर कहीं पे बोल रहे हैं तो आप ये जरूर देखेंगे कि कैसी है ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस की कैटेगरीज हैं, ऑडियंस को आप किस तरह से देखते हो कि किस टाइप की ऑडियंस है। आप एज ग्रुप देखते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं एज ग्रुप कौन सा है, देन आप उस एज ग्रुप के लिहाज से उनका एजुकेशन लेवल देखते हैं, देन आप उनका प्रोफेशन देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कहीं पे स्पीच देंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आप एजुकेशन लेवल, प्रोफेशन देखेंगे, देन आप लोकेशन भी देखेंगे कि वो जो ऑडियंस आपके सामने है वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं,
क्योंकि हर एरिया के अपनी नॉर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वहाँ की रवायात होती हैं। तो उसके लिहाज से आपको बात इस तरह से करनी है कि एज ग्रुप, आपका एजुकेशन लेवल, प्रोफेशन और जो लोकेशन की जैसे मैंने बात की, तो ये सारी चीजें स्पीकर के माइंड में हों। स्पीकर इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए बात करे। ठीक है, आप एक एनवायरनमेंट में हैं और उससे रिलेटेबल कोई चीज नहीं बोली जा रही, तो आपको बहुत दिक्कत होगी उस बात को समझने में। हाँ, आपको थोड़ा हाई लेवल पे लाने के लिए चीजों को आपके माहौल के साथ लिंक करके बताया जाएगा, ताकि आपको दुश्वारी ना हो। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप जहाँ पे बात कर रहे हैं बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, तो आपकी ऑडियंस में स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, कौन है, किस टाइप की है, या स्टूडेंट्स भी हैं फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट्स किस एज ग्रुप के थे। अपने फोर्थ एलिमेंट की हम बात कर रहे थे। फोर्थ एलिमेंट जो है हमारे पास, वो है द चैनल। ठीक है, मतलब इसको आप इस्तिलाह आम में मीडियम भी कह सकते हैं कि किस मीडियम को यूज करके एक पब्लिक स्पीकर जो है वो अपनी स्पीच दे रहा है। ठीक है, किस किस्म का मीडियम है उसका, उसका नॉन वर्बल मीडियम है, या वो वीडियो क्लिप्स को यूज कर रहा है, वो ऑडियो क्लिप्स को यूज कर रहा है, तो वो किस को यूज कर रहा है। तो सबसे जबरदस्त चीज ये होती है कि स्पीकर अगर मीडियम के तौर पे वो खुद को यूज कर रहा हो, ज्यादा से ज्यादा वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा हो, यानी कि वो नॉन वर्बली मीडियम को यूज कर रहा हो। नॉन वर्बल में क्या क्या आएगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, योर आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज सारी आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, अब अगर आप एक स्टैटिक वे में बात करते हैं और आप बिल्कुल भी गेस्चर्स शो नहीं करते, आपका आई कांटेक्ट आपकी सारी ऑडियंस की तरफ इक्वल नहीं होता, अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट या राइट से या सामने वाले कुछ ऑडियंस जो हैं वो आपके आई कांटेक्ट में नहीं आते, तो वो तमाम लोग जो हैं वो बुरा फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम इनको सुनने आए हैं और ये हमें नहीं सुना रहे। ठीक है, तो वो इस तरह से उनको अच्छा फील नहीं होता, और ये जो है ये फीडबैक में आ जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है उसके अंदर ये एड अप हो जाता है कि आपके पास जो ये लिंक करते हैं एक्चुअली में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपको फीडबैक दे रही होती है साथ साथ। ठीक है, जैसे क्लैपिंग हो रही होती है, कोई अच्छा शेर आ जाता है, कोई अच्छी बात आ जाती है, या आपने बहुत कोई अच्छा हवाला दे दिया है, तो क्या करेंगे ऑडियंस क्लैपिंग करती है। व्हाट इज क्लैपिंग? क्लैपिंग फीडबैक होती है जो कि स्पीकर ले रहा होता है, और वो अपने कंटेंट से ले रहा होता है, वो अपने स्टाइल से ले रहा होता है, तो या वो अपने मीडियम से ले रहा होता है। तो वो जो मीडियम यूज कर रहा है वो इतना जबरदस्त होना चाहिए, अगर कोई वो शेर पढ़े तो शेर की अदायगी, और जो एक कंटेंट दूसरा है उसकी अदायगी, और एक स्टोरी टेलर है अगर वो और रोज स्टोरी बता रहा है, तो स्टोरी बताने का इस तरह से अंदाज होना चाहिए, इस तरह से स्टाइल होना चाहिए कि वाकई लगे कि स्टोरी बताई जा रही है, स्टोरी सुनाई जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो नॉन वर्बल में आ जाती हैं। वीडियो जो स्टाइल है, वीडियो के अंदर आप क्या करते हो, डिस्प्ले में या विजुअल में आप क्या करते हो, आप वीडियो दिखाते हो, आप ग्राफिक्स दिखाते हो, डायग्राम्स या ड्राइंग वगैरह दिखा देते हो। ऑडियो का जो चैनल है या ऑडियो मेथड जो है उसके अंदर आप क्या करते हो, आप टेप्स वगैरह का यूज करते हो, आप सीडीज का यूज करते हो, आप किसी भी ऑडियो क्लिप का यूज करते हो। ठीक है, तो ये जो ऑडियो या विजुअल या आपके पास जो दूसरी वीडियो से रिलेटेड जो है, ये चैनल या ये मीडिया इतना इफेक्टिव नहीं है जितना स्पीकर का अपना रोल। अगर स्पीकर ये यूज करता भी है तो उसको साथ में अपने साथ भी ऑडियंस को इन्वॉल्व रखना चाहिए। अपने साथ अगर वो ऑडियंस को इन्वॉल्व नहीं रखेगा तो, और वीडियो क्लिप या ड्राइंग या वो डायग्राम्स जो भी दिखा रहा है जस्ट वो होंगी, तो जो ऑडियंस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो बोर होना शुरू हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो स्पीकर का अपना होता है, वो 80 to 90% होता है कि वो इन्वॉल्व रखे अपने साथ अपनी ऑडियंस को, ताकि वो अच्छा फीडबैक दे सके। ठीक है, नेक्स्ट है फीडबैक। अब आप देखें कि फीडबैक जो है वो साथ साथ भी मिल रहा है।
फीडबैक के साथ मैं नेक्स्ट एलिमेंट को, अभी मैंने आपको कहा पिछले चैनल में कहा, द चैनल में, कि ये फीडबैक के साथ लिंक होता है। जो आपका फीडबैक है वो नॉइस के साथ लिंक होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है दैट इज नॉइस। शोर जो है वो दो तरह का होता है। while you're speaking in front of your audience, तो जो नॉइस है वो दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल नॉइस, एक होता है एक्सटर्नल। वो स्पीकर के अंदर सारी खटपट हो रही है, उसको खुद समझ आ रहा है कि मैं अच्छा दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा, सामने वाले को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। इंटरनल नॉइस का डायरेक्ट रिलेशन है फीडबैक के साथ, जो कि ऑडियंस के अंदर से आ रही है। ऑडियंस अंदर से कह रहे हैं कि बस कर दो, ठीक है, वो अंदर से कह रहे हैं कि बस कर दो, हम कहीं जाना है। या कभी कभी ये होता है कि एक्सटर्नल फीडबैक में क्या होता है कि अभी आप बोल रहे हो और वो छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। उसकी बहुत सी और रीजंस, जैसे उनके पास वक्त की किल्लत के अलावा ये भी हो सकता है कि उनको आपकी स्पीच पसंद ना आए और वो छोड़ के चले जाए, तो ये उनका एक फीडबैक, ठीक है। एक्सटर्नल नॉइस क्या है? एक्सटर्नल नॉइस फिर अगेन कहूंगी हमारे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ लिंक करती है। और नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है दैट इज इन्वायरमेंट। स्पीकर जहां बोलने के लिए जा रहा है, ही और शी मस्ट नो दैट कि वहां का इन्वायरमेंट कैसा होगा। अब उसने सपोज नहीं करना, उसको जाके जरूर एक बार विजिट कर लेना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट कैसा है, मुझे जहाँ पे बोलना है। उसको बहुत अच्छा होगा कि अगर वो सिटिंग अरेंजमेंट भी देख ले। ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट ना हो कि जब ऑडियंस आए तो ऑडियंस अपनी चेयर्स को ठीक कर रहे हो, उस वक्त अरेंज अपनी मर्जी से कर रहे हो, इस तरह के खराब किस्म के अरेंजमेंट की गई हो। आपका डाइस कहाँ है, आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं, उसके साथ आपका सारा मेंटल स्टेट जो है वो मैच करता है, यानी उस वक्त आप वहाँ लाइटिंग ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। और अगर ये सारी चीजें ठीक नहीं है, मींस एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो जो एक्सटर्नल नॉइस है मींस डिस्ट्रैक्शन, अगेन डिस्ट्रैक्शंस जो है वो आपके अंदर भी होंगी अगर बाहर होंगी, ठीक है, डिस्टर्ब होंगी। अगर आप इंटरनली डिस्टर्ब हो गए तो उसका इम्पैक्ट स्पीकर की स्पीच पे पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा आपने यहाँ देखा होगा कि जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए उनके साथ डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो इफेक्ट पड़ा है, सॉरी, जो असरअंदाज हो रहा है बुरी तरह से, वो स्पीकर खुद हो रहा है। अगर वो खराब हालात हैं सारे, ठीक है, अगर जो मैं कन्वे कर रहा हूँ मेरी ऑडियंस को ना वो समझ आ रहा है और ना ही वो उनके लिए यूजफुल है, तो वो उसे इंटरनली सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, और जब उसे अंदरूनी तो मुतमईन नहीं होगा तो उसे मजा भी नहीं आएगा। और फिर क्या होगा कि आपका जिस तरह का भी चैनल है उसे एंजॉय नहीं कर पाएगा और एट द एंड फीडबैक अच्छा नहीं दे पाएगा, ठीक है। और आपके अंदर क्या शोर चलेगा कि मुझे मैं उसको मुतमईन नहीं कर पाया, ठीक है। और उसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा रोल है। हैव यू एनी क्वेश्चन? मेरी यहाँ पे टॉक खत्म होती है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक टीचर से बोर हो जाते हैं, तो किस तरह उनको अपनी तरफ मुतवज्जा रखा जाए? अगर एक टीचर एक से ज्यादा लेक्चर लेता है तो जी जी, टीचर के एंड पे बताना है, टीचर के एंड पे बताना है कि एक टीचर जो है वो अगर एक से ज्यादा कंसेक्टिव क्लासेस ले रहा है तो स्टूडेंट्स को एंगेज तरह से अपने साथ रखता है। तो वो ये है कि आप सबसे पहले तो ये करें कि अगर आपके पास 3 क्लासेस हैं, किसी भी एक क्लास के 3 लेक्चर्स हैं, तो आप थोड़ा सा ब्रेक रखें, स्टूडेंट्स को ब्रेक दें, लेक्चर्स के दरमियान में ब्रेक दें। पहला तो ये काम करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है साइकोलॉजिकली 40 मिनट्स काम करता है, और उसके बाद जो है हम एक ब्रेक चाहिए होता है। और हमारा एजुकेशनल सिस्टम यह है कि हम एक टीचर की नहीं, हम वैसे डिफरेंट टीचर्स की भी जो कंसेप्टिव क्लासेस लेते हैं वो भी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए तो ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए टीचर को जाते ही, अब मैं खुद भी टीचर हूँ तो मैं इस चीज को अप्लाई भी करती हूँ कि आप जाते साथ जो है आप इस तरह से बच्चों के साथ उनका हाल पूछें, बच्चों के साथ बातचीत इस तरह से करें कि उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स करें, वो अपने पिछले सब्जेक्ट को थोड़ा भूलें, पिछले टीचर को भी थोड़ा भूलें, और आपके साथ भी वो इस तरह से थोड़ा सा लिंक हो कि मैं पढ़ाने नहीं है, उनको बिल्कुल फील ना हो कि मैं पढ़ाने नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई टेस्ट भी है तो इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि उन्हें लगे कि टेस्ट लेने वाले मूड में मैम नहीं है,
ठीक है। इस तरह से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हद से ज्यादा फ्रैंक हो जाएं, आपको प्रोफेशनल एथिक्स का ख्याल रखते हुए ये सारी चीजें करनी है। वो जो एक बाउंड्री है उससे आपने क्रॉस नहीं करना। और उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनको कोई वाक्य सुना सकते हैं, या वैसे थोड़ा सा एंटरटेन कर सकते हैं, जैसे कुछ हालात जो चल रहे हों या कुछ फनी चीज उनके साथ शेयर कर लें। यू कैन मोटिवेट देम ऑल्सो, किसी भी चीज पे मोटिवेट कर सकते हैं, उनको किसी लर्निंग टिप्स बता सकते हैं। स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को खोजने की कोशिश करें, और वो पूछे या ना पूछे, उनका एक प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करें। तो मेरे ख्याल से वो आपके साथ फिर बहुत अच्छे से जुड़ जाएंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फिर बच्चे आपके पास आते भी हैं, आपको मसाइल भी बताते हैं, और फिर आप अगर 4 या 50 सब्जेक्टिव क्लासेस लें तो आपको अच्छे से बर्दाश्त भी कर लिया जाता है। जी होप सो मैंने क्लियर कर दिया। जी थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। आप भी? हाँ जी। वैसे तो मैं इस कोर्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन है नहीं, क्या आप क्वेश्चन कर सकते कि जी। जो स्किल है पब्लिक स्पीकिंग की, ये मेल और फीमेल वेरी करती है? क्योंकि मैंने नोट किया है कि जो फीमेल साइड होती है उनकी थोड़ी ये स्किल वीक होती है एज कम्पेयर टू मेल। मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा है। क्या ऐसा कुछ होता है? ऐसा थोड़ा सा तो ये है कि हमारे दिमाग की हद तक भी होता है, और मेरा ये हमारा एक हमारा ख्याल भी बना दिया गया है। और हर लेवल, क्योंकि इस बात को रिपीटेडली बहुत ज्यादा कहा भी जाता है। तो अगर आप बीइंग अ फीमेल खुद को प्रूव करें, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फिर आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है। आपको ऐसी जगह से भी मतलब कहा जाता है पढ़ाने के लिए, बीइंग अ टीचर, जैसे आपने कहा कि टीचिंग में भी ये चीज अप्लाई होती है। ऐसी जगह से भी कहा जाता है जहाँ पे आपको पता है कि आप कर भी नहीं सकते। तो सबसे पहले ना एक चीज का ख्याल रखना जरूरी होता है। अगर आप स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, या आप टीचर हैं, आपका अखलाक बहुत मैटर करता है। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी साख, आप जिस सर्कल में आप उठते बैठते हैं, वहाँ के लोग आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले तो मनाहिल कैसी हैं, सबको ये अगर पता होगा ना कि मनाहिल कैसी हैं, तो आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग सबसे पहले वहां से आती है। एक टीचर जो है, जैसे मेरे उस्ताद सर कासिम अली शाह कहते हैं कि उस्ताद केमिस्ट्री या फिजिक्स का नहीं होता, ठीक है। उस्ताद जो है वो कितना, उस्ताद को वो एक और टर्म में जो डिफाइन करते हैं, दैट टर्म इज मोटिवेटर। टीचर इज अ मोटिवेटर। अगर टीचर मोटिवेट नहीं करता, वो जो पहली बहन का क्वेश्चन था ना, उसका भी यही आंसर है कि अगर आप मोटिवेट करेंगे तो लिंक करेंगे लोग आपके साथ, लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। वहां पे फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खुद खत्म हो जाता है, खुद से खत्म हो जाता है। आप फीमेल हैं तो आपके साथ जरूर बच्चे जुड़ेंगे, आपके स्टूडेंट्स जरूर जुड़ेंगे, ये होगा ही नहीं कि ना जुड़ सके। हाँ, जहाँ तक बात है ऐसी बातों की, तो ऐसी बातें होती रहती हैं, उसको दिल दिमाग दोनों पे नहीं लेना चाहिए। तो ये फिर अपनी सोच की भी बात है, और ये इस चीज की बात है कि आप जिन टीचर्स के लिए कह रहे हैं उनका भी कुछ रोल होता है। पब्लिक स्पीकिंग की, आपने पब्लिक स्पीकिंग का भी कहा, तो पब्लिक स्पीकिंग का ये है कि मैं सुनती हूँ फीमेल पब्लिक स्पीकर्स को भी। मुनीबा मजारी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुनीबा मजारी की आप उठा के स्पीच सुने और आप उमैर जालियावाला हैं उनकी स्पीच सुने तो आपको मजा ना आए। अगर आप मुनीबा मजारी की इंग्लिश स्पीच भी सुने तो आपको इतना मजा आता है, वो इतना इन्वॉल्व कर देती हैं अपने अंदर कि आपको, आपका दिल नहीं करता कि अभी स्पीच एंड ना हो और आप पहले छोड़ के जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो सुन के देखिएगा फीमेल्स को। और उसके बाद ये आप पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है पब्लिक स्पीकर्स को लेके। टीचिंग का तो चलो आपको अब तक हो चुका होगा, तो क्या आप पब्लिक स्पीकर्स का आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे बात करेंगे, या आप लोगों की जो आपने बातें सुनी है उसकी बेस पे आपने बात की है? नहीं, टीचर का मेरा अपना एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में, और पब्लिक स्पीकिंग का जी, मैंने आई नो। सुना था, वो मैंने ना फ्रेंड्स से सुना था, तो ओके, इसलिए मैंने जी मुझे पूछा। थोड़ा लगा भी। तो आप पब्लिक स्पीकिंग का जो ये है, इसको आप देख लीजिएगा। जितने भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड पब्लिक स्पीकर्स हैं, फीमेल और मेल दोनों को सुनिएगा, और उसके बाद खुद से एनालाइज कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप भी बहुत शुक्रिया। जी, और किसी का क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं मिसुज़ा मलिक बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वज़ाहत से बताया कि बहुत शुक्रिया मैम, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। ऑनर है, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप तशरीफ लाई मेरे सेशन में।
थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे एक पैदाइशी राइटर राइटर होता है और एक फनकार फनकार होता है। अल्लाह पाक ने हर बंदे में एक मखसूस टैलेंट फिट किया होता है। जी लाज़मी जी नहीं स्पीकर राइटर होता है, राइटर कलाकार होता है, लाज़मी नहीं होता। अब बिल्कुल। क्या ये ज़रूरी है कि हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है या नहीं? या कोशिश से बन सकता है? इस पर थोड़ा नज़रसानी कीजिए। एक राइटर क्या मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है? या एक मोटिवेशनल स्पीकर क्या आप राइटर बनवा सकती हैं? इसके लिए स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया होता है, हम बन सकते हैं कोर्स से या कुछ लोग वाक़ई नहीं बन सकते? जी पहली बात तो ये कि जब उस्ताद सवाल करे तो उसके लिए तो जवाब जो है अल्फाज भी इधर-उधर हो जाते हैं, नहीं साथ देते। तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैम ने क्वेश्चन किया और दूसरी बात ये कहूँगी कि मुझे नहीं पता कि मैं सही आंसर दे पाऊँगी या नहीं। और मैम का क्वेश्चन जो है वो ये है कि कोई अपनी मेहनत से अपने तय कोई स्पीकर बन सकता है या नहीं? तो पब्लिक स्पीकर या कोई भी स्किल अगर अल्लाह ताला ने आपके अंदर बिल्ट इन रखी है तो उसकी तो खनक आपको ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में बहुत जल्दी आपको मिल जाती है। आपको पता चल जाता है कि मुझे इस चीज़ के लिए बनाया गया है। दुनिया ना माने तो आप उस स्किल के पीछे पड़ो। अगर आप राइटर हैं और आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहती हैं, लेकिन आप मेहनत कर रही हैं और नहीं कर पा रही, तो एक यकीन जो चीज़ है, वो अपने अंदर हम जब रखते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो करके देखें। हमें कोई भी रास्ता अगर हमें लगता है कि हमें इस पे चलना चाहिए और ये मंज़िल तक पहुँचा देगा हमें, तो हमें चल के जाना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी जो है, ये है ही एक्सपीरियंस का नाम। हमें एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए, हमें चल के जाना ज़रूर चाहिए। फिर कुदरत हमें बताती है कि ये जो काम है, ये तुम्हारे लिए है या नहीं, तुम इसके लिए बने हो या नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने द बेस्ट किसी फ़ील्ड में किसी अ, 2-3 इंसानों को रखा होता है या आप कह दें कि 10% को रखा होता है, बाकी जो 90% होते हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी और चीज़ में द बेस्ट रखा होता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला आपके अंदर ये शौक पैदा करते हैं कि आप उस स्पेसिफिक फील्ड में जाओ जिसके लिए आप नहीं बने, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई मसलहत होती है। आपको उस डगर पे चलाने का एक मकसद होता है, क्योंकि आपने वहाँ से बहुत कुछ सीखना होता है। उसको आपको वैसे ही नहीं चलाया जाता वहाँ पे, तो मकसद ये होता है कि आपको सिखाने के लिए वहाँ पे भेजा जाता है। तो इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उस जगह पे ज़रूर चलना चाहिए इस यकीन के साथ कि अगर वो जो दूसरे लोग कर पा रहे हैं, तो वो मेरी जैसी आँखें रखते हैं, मेरे जैसे हाथ-पाँव रखते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं अपनी थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ मैम के क्वेश्चन के आंसर में, तो मेरी कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड है और मेरी अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड कोई भी स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह ने मुझे इसके लिए बनाया नहीं था। लेकिन अब ये अल्लाह ताला की मसलिहत है कि उसने मुझसे बीएस कंप्यूटर साइंस करवा लिया। मुझे नहीं पता था, अच्छा शौक बीएस कंप्यूटर साइंस का मैट्रिक में इस कदर डाला कि घर वालों से लड़ के मैंने कहा कि मुझे मैट्रिक में भी कंप्यूटर साइंस ही रखना है। नहीं रख सकी, तो इंटर में कंप्यूटर साइंस रख लिया और उसके बाद ग्रेजुएशन भी उसी ने की। लेकिन आगे जाके पता चला कि ये तो बहुत वास्ट फील्ड है और इसकी किसी भी हर एक फील्ड की डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं। मुझे इसकी किसी डायमेंशन से लाऊंगी, तो मुझे क्यों डाला गया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत है, उसने डाला। तो मैंने पढ़ा इसको, तो आपके सामने ज़िंदा मिसाल है। कोशिश करनी चाहिए, इंसान को कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसलियत होती है इसमें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? दोबारा मैं कर सकती हूँ सवाल, अगर कोई नहीं कर पा रहा तो? जी मैम, जी, जी, ज़रूर मैम। फिलहाल तो आप में हाँ, ऐसा ना कीजिए। नहीं, नहीं, मेरे लिए ऑनर की बात है। जी, फरमाएँ। मेरा ये सवाल है, माशाल्लाह मैं आपको सराहती हूँ कि आप माशाल्लाह एनर्जी के साथ बोलती हैं। आपने सलाम मेरा भी सुना होगा। मैं अगर कोई सेशन करूँ, वैसे लाइव हमारा तो आना-जाना है, ज़ूम जी, पर तो जी। कभी नहीं है। सिग्नल साथ नहीं देते, जहाँ नियत हो, वरना जहाँ सिग्नल्स होते हैं, वहाँ फिर मसरूफियत होती है। कि मैं जिस तरह माशाल्लाह आप एनर्जी के साथ बोलती हैं ना,
मैं मुस्तकिल नहीं बोल सकती। ये और बातें मैं गा सकती हूँ, कहीं गज़ल पढ़वा लें या वैसे गाना, लेकिन बोलते वक़्त मैं थोड़ी देर के लिए बोल सकती हूँ, फिर थक जाती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं बोलूँ कम, लेकिन थकना क्या होता है फिर, हालाँकि शौक भी है। ठीक, क्वेश्चन ये है कि थकना क्या होता है? जी, मेरा मेरा सवाल ये है कि आप जानती हैं कि मेरी भी यही फ़ील्ड है जो आपकी है, लेकिन मैं थक जाती हूँ। आप जी वाला बिल्कुल। एनर्जी लेवल मुझ में नहीं आ रहा। आप कुछ स्पेशल कोई खाती हैं, कोई खुराक लेती हैं या आपने कोई फ़ॉर्मूला अपनाया हुआ है? मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि मैं नॉर्मली खाती हूँ। कुछ ऐसा नहीं करती, लेकिन एक स्पीकर को वैसे मैं ये करती नहीं हूँ, लेकिन एक टिप है जो कि मैंने पहले सेशन में दी थी कि हम जब कहीं बोलने के लिए जाएँ और हमें पता हो कि हमने घंटों बोलना है। अब आप देखिए सर कासिम अली शाह जो हैं हमारे उस्ताद हैं, उनको कहीं पे बोलना होता है तो वो घंटों भी स्पीच देते हैं या बाकी जितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हो सकता है कि आपको भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह जितने भी हमारे पास यहाँ पे हैं बच्चे उनको अल्लाह मौका दे के वो आगे जाएँ और आगे और तरक्कियाँ करें। तो हो सकता है आपको लंबी-लंबी स्पीचेज़ देनी पड़े। तो उसके लिए टिप ये है कि सबसे पहले तो आप कहीं पे अगर जा रहे हैं बोलने के लिए तो आप मीठा खा के जाएँ। मीठा जो है वो आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करता है और जब हम कहीं जाते हैं पहली दूसरी दफ़ा हमने बोलना होता है तो हमें थोड़ी-सी घबराहट होती है, फ़ियर का एक एलिमेंट आता है जो एक अगला टॉपिक है जिसे मेबी इससे नेक्स्ट है टॉपिक। तो फ़ियर का जो एलिमेंट है उसको आप कैसे करते हो, कम कैसे करते हो, मिनिमाइज़ कैसे करते हो? आप अपनी स्पीच से कुछ देर पहले पानी पी लें। और पानी पीने के बाद आप थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ हों, फ्रेश करें खुद को और टेक अ बाथ ये भी एक बहुत अच्छी टिप है कि आप नहा लें और उसके बाद जो ज़बरदस्त चीज़ है, पोडियम पे आप खड़े हैं, आप डायस के सामने खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ब्रीथिंग करें ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट ऊँचा-ऊँचा करें ज़रा। खुद को पता चले और सामने वालों को, साथ वालों को नहीं इसका एहसास दिलाना आपने। तो आप ये जब करेंगे एक्टिविटीज़ तो नॉर्मल रहेंगे। तो नॉर्मल रहना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल फीडबैक अगर ऑनलाइन आप हैं और आपको कमेंट्स में फीडबैक पॉज़िटिव आ रहा है, उसमें भी एक फ़ियर का एलिमेंट आ जाता है कि आप घबराना शुरू कर देते हैं। जैसे मैम उज़्मा आ गई हैं, तो मेरा कोई टीचर आ जाए और वो मुझे पॉज़िटिव कमेंट दे और सवाल भी साथ में कर दे, तो मेरा वो एनर्जी लेवल अलग चीज़ है और मैं फ़ियर में चली जाऊँ कि मेरी तारीफ़ मेरे टीचर ने कर दी है, तारीफ़ में भी फ़ियर आ जाता है। तो नॉर्मलाइज़ करना होता है खुद को और जहाँ तक बात एनर्जी की है तो मेरा अपना जो है वो केस ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ ऐसा नहीं करती, बल्कि घर वाले कहते हैं कम खाती हूँ। आई थिंक सो मैम के सिग्नल जी, ड्रॉप हो गए लगता हैं। है मैम का डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी, मैम ने आके 4 चाँद लगा दिए वैसे। क्लोज़ करते हैं? जी चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए ठीक है, आप भी बहुत शुक्रिया ओके, आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।